समझिए, नॉर्मल सा पॉइंट है। नहीं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे प्रोटीन का आप पढ़ चुके हैं 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन काम का तभी है जब वो अपने 3 डिग्री स्ट्रक्चर में है। ध्यान रखना है, अगर प्रोटीन 1 डिग्री में है तो वो किसी काम का नहीं है, 2 डिग्री फॉर्म में है किसी काम का नहीं है। प्रोटीन जब 3 डिग्री स्ट्रक्चर में रहता है तभी वो अपना जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो दिखा सकता है। ध्यान रखना है, तो प्रोटीन का 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जिस स्ट्रक्चर में प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा पाता है, नहीं, उस प्रोटीन के उस स्ट्रक्चर को आप नेटिव फॉर्म कहते हो। क्या कहते हो? नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बताए थे कि जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है जो बॉडी के अंदर होता है वो कौन होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ध्यान रखना है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि उसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिएगा ना तो उसका कॉइलिंग खुल जाता है। उसका कॉइलिंग क्या होता है? खुल जाता है। यानी जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है वो 2 डिग्री में बदलता है। जो 2 डिग्री वाले स्ट्रक्चर को हीट कीजिएगा तो 1 डिग्री में बदल जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटीन के 3 डिग्री स्ट्रक्चर का कॉइलिंग खुलता जाएगा, नहीं, प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे लूज करता जाएगा। पास में आ रहा है? तो अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करता जाएगा प्रोटीन अपना, नहीं, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। पास में आ रहा है? ठीक है, तो प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करने का जो प्रोसेस है, नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखना है, प्रोटीन का विकृतीकरण। ध्यान रखना है, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जैविक निकाय में पाई जाने वाली 3 डायमेंशनल प्रोटीन जिसकी विशिष्ट जैविक सक्रियता होती है प्राकृत प्रोटीन कहलाते हैं। नहीं, प्रोटीन का कौन सा फॉर्म इंपॉर्टेंट है? 3 डिग्री, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत प्रोटीन, या इंग्लिश में कहे तो नेटिव प्रोटीन लिखा हुआ है। प्रोटीन निर्जीव होते हुए भी अपने खास संरचना के कारण जीवित पेड़ पौधों या जंतुओं में जैविक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात जीव जंतु में रोगों से लड़ने की क्षमता, वृद्धि करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे पीएच में परिवर्तन आदि किया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में अस्त व्यवस्था उत्पन्न होती है, जिसके कारण गोलिका खुल जाती है। गोलिका खुल जाती है मतलब उनका कॉइलिंग खुल जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे या उनका कोई केमिकल रिएक्शन जिससे वो रिएक्शन नहीं करना चाहते थे, बस में आ रहा है, तो उनका क्या होगा? गोलिका खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है। हेलिक्स क्या होती है? अकुंडलित हो जाती है। अकुंडलित का मतलब जो आपस में लिपटे हुए हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को क्या करता है? खो देता है, यानी उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो गया? खत्म हो जाता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। तो कोई भी बोलता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, तो आप बोलिए कि कोई भी 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन हमारे काम का होता है। नहीं, उस 3 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन को जब हम हीट कर दें या कोई रासायनिक अभिक्रिया कर दें और अगर प्रोटीन का कॉइलिंग खुल जाए यानी प्रोटीन अकुंडलित हो जाए तो प्रोटीन वो किसी काम का नहीं रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विकृतीकरण के दौरान 2 डिग्री था 3 डिग्री संरचना नष्ट हो जाती है, परंतु 1 डिग्री संरचना अप्रभावित रहती है। यानी जब हीट करते हो तो 3 डिग्री बदल जाता है 2 डिग्री में, 2 डिग्री बदलता है 1 डिग्री में, लेकिन 1 डिग्री संरचना नष्ट नहीं होता है। ध्यान रखना है। उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन प्रोटीन के विकृतीकरण का एग्जाम्पल है। अंडे को उबालते हैं, नहीं, तो अंडा जमता है कि नहीं जमता है? जम जाता है। तो क्यों जम जाता है? क्योंकि उस अंडे के अंदर पहले क्या रहता है? ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि गोल गोल रहता है। नहीं, और जब आप हीट करते हो तो उनका कॉइलिंग खुल जाता है और कैसे बनते हैं? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन के पीछे वनडर वाला आकर्षण ज़्यादा होता है। वनडर वाला आकर्षण ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं? वो चिपक जाते हैं। नहीं, इसी कारण से अंडा गर्म करने पर जम जाता है, जबकि किसी चीज़ को गर्म करने पर क्या होना चाहिए? पिघलना चाहिए। नहीं, और अंडा ऐसा चीज़ जिसको गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जम जाता है। उल्टा ही प्रक्रिया है इसमें। तो ये प्रोटीन का कॉइलिंग खुलने का कारण होता है ऐसा, ठीक है। फिर ये इसमें बोल रहा है कि अंडे का उबलना जो है ये प्रोटीन के विकृतीकरण का एक एग्जाम्पल है नॉर्मल लाइफ से। या दही का जमना भी होता है इसमें। हाँ, दूध में लैक्टिक अम्ल नामक बैक्टीरिया के उत्पन्न होने से दही बनता है। नहीं, तो दूध जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। दूध क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नहीं, दही जमाने के लिए उसमें कीड़ा डाल दीजिए। कौन सा? लैक्टोबैसिलस कीड़ा, बैक्टीरिया है। इसको जब डाल दीजिएगा तो लैक्टोबैसिलस कीड़ा क्या करता है? प्रोटीन का जितना कॉइलिंग है वो सारा कॉइलिंग घुस के खोल देता है। नहीं, बस मेरा सबको सीधा सीधा कर देता है। जैसे ही दूध का सब कॉइलिंग खुल गया, सीधा सीधा हुआ, सब क्या होगा? जम जाएगा। बस मेरा बढ़िया से कोनो कीड़ा होगा तो बढ़िया से खोलेगा, तो बढ़िया से खोलेगा। देखते हैं दही कोई कोई बहुत गाढ़ा जमता है,
बस में आ रहा है। और कोई कोई दही जो है उतना अच्छा गाढ़ा नहीं जमता है, यानी कि जो कीड़ा है कमजोर है, ठीक से काम नहीं करता है, नहीं देहचोर है, देखा जाए। अगला हम लोग को दिया हुआ है एंजाइम्स। अगला पॉइंट लिखा हुआ है एंजाइम्स। तो सभी एंजाइम क्या के एग्जाम्पल हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन, ये हम लोग कल भी पढ़े थे। नहीं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। एंजाइम के बारे में प्रीस साइंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला आपको लिखा हुआ है इसमें विटामिन। अगला हम लोग को लिखा हुआ है विटामिन, देखा जाए तो विटामिन। तो विटामिन जो है हम लोग देखें, अगर अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आ रहा है विटामिन, ठीक है। विटामिन, विटामिन शुरू शुरू में जो था इसको दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया था, वाइटल प्लस एमीन। ध्यान रखना है, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। नहीं, देखते हैं रिवाइटल, दिमाग के लिए अति महत्वपूर्ण। रिवाइटल दवाई खाइए और याद करने की शक्ति बढ़ाइए। एग्जाम के समय आदमी बड़ा ही सब खोजता है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो बहुत विद्यार्थी जो है ना ऐसा ऐसा गोली खोजता है कि गोली उखा लें, नहीं एक बार पेज पलटे तो सब याद हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ होता होता नहीं है। बस में आ रहा है, इसलिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। बस में आ रहा है। हाँ हम हम लोगों का भी जब एग्जाम था जिस समय, जिससे हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, नहीं तो नहीं होता है क्या, बहुत ज़्यादा हो गया, आप तैयारी कर रहे हैं और पूरा पढ़ना होता है, रिवीजन करना है पूरा तेजी में, नहीं तो हुआ कि नहीं था इसमें प्रचार दे रहा है कि ये दवाई खाइएगा तो आपका दिमाग जो है वो तेज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हम गए, एक पत्ता खरीद खाया, रिवाइटल्स में रिवाइटल था, पूरा पत्ता खरीद के लाए, सोचे खाते हैं नहीं और लेट तक पढ़ेंगे। बस में आ रहा है। तो जानते हैं क्या होता है, कुछ कुछ आपका जो दिमाग है ना वो आपको दवाई खाने से फायदा हो चाहे मत हो, आप दवाई खा लीजिएगा ना तो आपका दिमाग क्या कहता है कि आप दवाई खाए हैं ना तो आपसे याद होगा। मेरा बात समझ रहा है? वो दिमाग जो है ना आप अंदर से अपने आप को एक्सेप्ट करवाने लगते हो कि अब आपसे हो जाएगा। बस में रहा है, दवाई खाए हो आपसे हो जाएगा। बस में रहा है, तो वो एक्सेप्ट करके ना, बस में रहा है वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपका दिमाग दवाई खाए नहीं, अब नींद नहीं आ रहा है, गजब फ्रेशनेस रह रहा है, नहीं एकदम जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, जबकि एक्चुअली सब क्या है, टोटल आपका स्टेट ऑफ माइंड है। बस में आ रहा है, आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे बनाते हो उस पर डिपेंड करता है, कोई दवाई बहुत कुछ करता नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए, तो वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और एमीन का मतलब होता है NH2। और अगर बाई चांस जानते हैं कहीं आपको सफलता मिल गया उस दवाई खाने से, बाई चांस आप जिस एग्जाम देने गए थे वो एग्जाम क्रैक कर दिए, बस में आ रहा है, तब तो और विश्वास नहीं कि गजब का जादुई दवाई है। अब दूसरे को भी, अपने जूनियर को भी पूरा एडवाइस दीजिएगा कि एग्जाम जब नजदीक आएगा तो तुम नजदीक आएगा तब खाना, पहले मत खाना। बस समझ में आ रहा है, देखा जाए तो विटामिन जो है ये हम लोग का दो वर्ड्स को मिला के बना, वाइटल प्लस एमीन, ध्यान रखना है। तो वाइटल का मतलब था इंपॉर्टेंट, नहीं, और एमीन यानी NH2। तो शुरू शुरू में एक कॉन्सेप्ट आया था कि मतलब शुरू में जो एक दो विटामिन खोजे गए उसमें देखा गया क्या कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट था। नहीं, NH2 ग्रुप जो है जिस सब्सटेंस में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं, और वैसा NH2 ग्रुप जो आपके बॉडी के सामान्य रख रखाव के लिए जरूरी है। सामान्य रख रखाव यानी कि आपका प्रोटीन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है विटामिन। विटामिन जो है ये प्रोटीन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हैं तो गलत है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर विटामिन आप नहीं ले रहे हैं, नहीं रेगुलर बेसिस पर, तो बहुत गलत नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन रेगुलर इसको भी लेना चाहिए, नियम है, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि शुरू में जो विटामिन खोज हुए, बस में रहा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट NH2 ग्रुप थे जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी थे, तो इसलिए उसका नाम रखा गया विटामिन। देख रहे हो, वाइटल प्लस एमीन, यानी जो एमीन NH2 को रखता होगा, ठीक है। लेकिन आगे चल के बहुत ऐसे विटामिन खोजे गए, नहीं, जिसमें NH2 ग्रुप नहीं था, NH2 ग्रुप नहीं था, ध्यान रखना है। तो इसलिए विटामिन का नाम चेंज किया गया और विटामिन का नाम अब रख दिया गया विटामिन। इसमें का ई गायब कर दिया गया, ई क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो अब यहां पर विटामिन का मतलब ये नहीं समझना है कि इंपॉर्टेंट तो है ही,
वाइटल यानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसमें एमीन ही होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। तो विटामिन का मतलब होता है कि वैसे जैव अणु जो हमारे शरीर के सामान्य रख रखाव के लिए आवश्यक हैं, उनके कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन। बस मेरा प्रोटीन को देखते, प्रोटीन बना था प्रोटीयस शब्द से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा शरीर जो बना हुआ है प्रोटीन से ही बना हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन विटामिन क्या हो गए, नॉर्मल रख रखाव के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स आपके शरीर को चाहिए उनको एक कैटेगरी बना दिया गया, बस मेरा उनको एक अलग कैटेगरी बना दिया गया और उनको क्या कहा गया, विटामिन। ध्यान रहेगा ना, दिक्कत है। चलो अब हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो लिखा है पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है विटामिन यानी वाइटल प्लस एमीन, अर्थात विटामिन वैसे जैव अणु हैं जो मुख्य रूप से एमीन ग्रुप रखते हैं, क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में अमीनो समूह था, लेकिन बाद के कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि विटामिन में एमिनो समूह नहीं होता है, अतः अंग्रेजी में लिखे शब्द का अंतिम अक्षर ई हटा दिया गया तथा वर्तमान में विटामिन शब्द का उपयोग किया गया। जो हम लोग बता रहे थे वही सब लिखा हुआ है ना। चलो, जैव अणुओं का वह समूह जो किसी जीव की इष्टतम वृद्धि, स्वास्थ्य के समान रख रखाव के लिए उपयोगी होता है, उसी समूह को क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये सभी जैव अणु हैं पर विटामिन नहीं है, ध्यान रखना है। विटामिन जो है ये बहुत सारे जैव अणुओं का संग्रह है, बस में आ रहा है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। विटामिन की कमी जीव जंतु में विशेष रोग का कारण बनती है, ठीक है। अगर विटामिन की कमी आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यानी रेगुलर विटामिन नहीं लेते हैं, बस में आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या बोल रहे हैं, विशेष रोग हो सकता है, बस में आ रहा है। यानी कि कुछ दिन पर विटामिन लेते रहिए, बस में आ रहा है। अब तो ऐसे मल्टीविटामिन आ गया है, बस में आ रहा है। कोई फल फूल मत खाइए, मल्टीविटामिन को ले लीजिए, वो मोटा मोटी आपका पूरा कर देगा कमी को, ठीक है, लेकिन वो भी गलत है, ध्यान रखना है। जनरली विटामिन सब कहाँ पाया जाता है, जितना भी आपका पेड़ पौधा वाला खाना खाता है, जैसे फल खाइए, फ्रूट्स, ये सब विटामिन का ही सोर्स है, ध्यान रखना है। सेब खाइए, नारंगी खाइए, जो सीजनल फल है, केला खाइए, बस में रहे, उस सब में विटामिन ही भरा हुआ है, ध्यान रखना है। तो विटामिन की कमी जो है वो जीव जंतुओं में विशेष रोग का कारण पड़ती है, नहीं, ध्यान रखना। हम लोग विटामिन कब लेते हैं, छठ के समय लेते हैं, जब छठ नजदीक आता है तब पूरा एकदम भीड़ जाते हैं, पूरा एकदम। नहीं, एक के दिन में संतरा भी खा लेंगे, उसी दिन सेव भी खा लेंगे, उसी दिन ईख भी खा लेंगे, नहीं होता है, पूरा भीड़ जाते हैं। उसके बाद साल भर फिर कभी कभार कहीं भेटा गया तो खा लिए। चलिए देखा जाए, अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना है। विटामिन हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं अधिकांश, इसलिए हमारे भोजन वैसे होने चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन हो, ध्यान रखना है, ठीक है। पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण करते हैं, ध्यान रखना है। विटामिन का अधिकाय भी हानिकारक होता है, देखिए, यानी छठ के समय जो हम लोग पूरा उझिल लेते हैं वो भी पूरा सही नहीं है, हिसाबे से कंट्रोल में खाइए, रोज एक गो सेव खाइए, लेकिन रोज खाइए, बस में रहा नियम से। अतः चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए, बस में रहा, चिकित्सक के परामर्श के बिना, बस में रहा, विटामिन की गोली अपने मन से नहीं खाते रहना चाहिए। चलिए, विटामिनों का वर्गीकरण, किया है, लिखा हुआ है वसा विलय विटामिन यानी फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाइली नेचर के होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं शोषण में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान में घुलाता है, पढ़ते हैं ना। नहीं, पोलर में पोलर घुलता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलता है। तो नॉन पोलर का मतलब क्या, वाइली सब्सटेंस, ठीक है। तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वाइली होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन है जो वाइली होते हैं, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी तेल में ही घुलते हैं, ध्यान रखना है। तो इन्हीं को फैट सॉल्युबल कह रहा है, पढ़ा जाए। ये विटामिन तैलीय प्रकृति के होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो किस प्रकृति के होते हैं, तैलीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये वसा तथा तेल में विलय होते हैं, परंतु जल में अविलय। कौन कौन सा विटामिन है, यही इंपॉर्टेंट है, नहीं, ADEK, ये ऐसे विटामिन हैं जो तेल में विलय होते हैं, जल में विलय नहीं होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वसा विलय विटामिन कौन है, नहीं, जल विलय विटामिन कौन है, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यह विटामिन लीवर तथा एडिपोज टिश्यू में उपस्थित रहते हैं। ये विटामिन हम लोग कहाँ उपस्थित रहते हैं, लीवर में तथा एडिपोज टिश्यू में उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जल में विलय विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन, तो वाटर सोल्युबल विटामिन नाम से ही लग रहा है, वैसे विटामिन जो वाटर में सोल्युबल हो, कौन कौन है,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें आता है B1 B2 B5 B6 B12। नहीं, जैसा विटामिन सी जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। देखिए कोरोना के समय विटामिन सी का बड़ा डिमांड था, नहीं था? समझिए ना कि दवाई काउंटर पर विटामिन सी मिलता ही नहीं था। बस मेरा जो नारंगी के टेस्ट का लगता है, बस मेरा लोग ऐसा हूँ विटामिन सी खाते थे। नहीं हो रहा है, ऐसे ही दवाई का पत्ता खरीद लेंगे, कोरोना से बचना तो विटामिन सी खाते रहिए, बस मेरा है। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग खाते थे विटामिन सी। एक देखे थे, अभी सैनिटाइजर का कितना हो गया है, और उस समय सैनिटाइजर का प्रचार था, आज छपड़ा में पूरा सारा दवाई दुकान खुल जाइए, सारा जनरल स्टोर खोल जाइए, एक सैनिटाइजर नहीं मिलता था। बस मेरा है 20 रुपया के 100 रुपया, 20 रुपया का तुम उस समय बात कर रहा है, नहीं जब बहुत कुछ मिलने लगा। नहीं, हम लोग यहाँ म्यूनिसिपल चौक पर ऐसे गाड़ी से घूमते हुए आ गए, तो म्यूनिसिपल चौक पर सोचे कहाँ से मास्क खरीदेगा, पुलिस पकड़ रहा था। नहीं, बस में ना तब मास्क खोज रहे हैं, तो एगो ऐसे ही एगो रोड पर ऐसे ही एगो मास्क मतलब नहीं 50-60 को ले खड़ा था, तो हम लोग गए, बोले मास्क कैसे, तो 150 रुपया। भाई 150 रुपया, थोड़ा हिसाब से लगाइए महाराज। नहीं, तो हम लोग लगे कि मास्क में कुछ स्पेशल चीज होता होगा, नहीं होता है वो दिमाग में, मास्क लगा दिए बच जाइए, मास्क, अरे मास्क लगाने से कोई बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बस मेरा है, कोरोना जिसको होना है ना उसको हो ही जाता था। ठीक है, तो मास्क लगा लीजिए बच जाइएगा, और मास्क 150 रुपये का, हम 100 रुपया उसको बोलेंगे ना, 100 रुपया से ज़्यादा नहीं देंगे। सोचिए हम ही बेवकूफ़ है, हम बोल रहे हैं 100 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, बोला ठीक है लाइए, 100 रुपये में बिक नहीं रहा है, समझ रहे हैं? अभी जाइए, नहीं रिलायंस वाले बगल में जाइए तो 5-5 रुपये में मास्क सब मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये स्थिति था उस समय। उस समय गजब आमदनी भी था, पुलिस का गजब आमदनी था। आप किसी भी कारण से घर से निकल जाइए, पकड़ा गए, तब कीजिए 500-1000 रुपया फाइन। बस मेरा है, हाँ नहीं तो डंडा खाइए, सही बात है। अब उसके लिए आपको पहले से परमिशन लेना पड़ेगा। बस मेरा है, पहले से परमिशन लीजिए, पूरा ग्रांटेड करवाइए कि हमको इस काम से जा रहे हैं, आपको वहां से मोबाइल पे मैसेज आएगा, तब आप निकल सकते हैं। अगर ऐसे बाई चांस निकल गए तो काम घबरा जाएगा। नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखा जाए, अगला हम लोग का आता है इसमें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड समझने की कोशिश करें हम लोग, न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो लिख रहा है प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी के कई गुण अपने पूर्वजों से मिलते जुलते हैं। सही बात है भाई। नहीं, बेटा जो है उसका गुण पिता से मिल सकता है, दादा से मिल सकता है। वही ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्रजाति की हर पीढ़ी के कई गुण अपने पूर्वजों से मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग केयर नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा कोई देख के नहीं बोलता है अच्छा तुम सुरेश सिंह का लड़का है, नहीं उन्हीं से चेहरा मिलता है, चाहे उन्हीं की तरह चलता है तुम। ठीक है, ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित होते हैं। ये विशिष्ट गुण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संचारित होते हैं, जिसका मुख्य कारण जीवित कोशिकाओं में उपस्थित नाभिक होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? जीवित कोशिकाओं में उपस्थित नाभिक होता है। ठीक है, प्रजातियों में इस प्रकार के गुणों को अनुवांशिकता कहते हैं। ये जो गुण होता है इसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकता, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब ये जो न्यूक्लियस है वो बॉडी के अंदर कहाँ होता है, वो बनाने की कोशिश किया है। तो देखो लिखा हुआ है लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी यानी हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। ये जो डीएनए होते हैं यही अनुवांशिकता के कारण होते हैं। बस मेरा है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का जो गुण मैच कर रहा है वो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ध्यान रखना है। ठीक है, डीएनए के ट्रांसफरेंस के कारण ऐसा होता है। तो कितना भीतर है नहीं जी, लिविंग बॉडी, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, और तब न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियस की तब डीएनए। बस मेरा है, चलिए इतना समझ में आया, दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़िए, अगले पॉइंट पे आइए। देखिए यहां पर ध्यान से, तो हम लोग क्या समझ में आया कि जो अनुवांशिकता वाला गुण है, नहीं ये न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो दो चीजों से बना हुआ है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। आई जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो डीएनए और आरएनए होते हैं, उसमें जो डीएनए है ये अनुवांशिकता का कारण होता है, ये ध्यान रखना है। चलो अब ये लिख रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जो कि आई से बना हुआ है, डीएनए और आरएनए से, हम यहां लिख दें न्यूक्लिक एसिड, यही न्यूक्लिक एसिड
अब न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है डीएनए और आरएनए से, ठीक है। चलो, अब ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल, यानी इसकी बात कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड को क्या कर रहा है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं वो किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से, यानी बहुत सारे, पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तब क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड आपका बनता है। तो वही लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक अम्ल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक न्यूक्लिक अम्ल बनता है। बोलो दिक्कत है। चलो अगले पॉइंट पे आओ, न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड की, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तब क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। अब एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें कौन सी रहता है भाई, वो बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो रहता है वो 3 चीजों को मिलाकर बना हुआ है, शुगर, विषमांगी नाइट्रोजन युक्त क्षार और फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखना है, यानी कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड की, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड 3 कणों को मिला के बना हुआ है, शुगर नहीं, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखना है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैटेगरी से बना हुआ है, शुगर से, बेस से और फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। वही लिखा हुआ है, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो बेस होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, जैसे कहते हैं अमोनिया, NH3, ये भी एक बेस है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। ध्यान रखना है, ठीक है। NaOH, ये भी एक बेस है, लेकिन ये सोडियम कंटेनिंग बेस है। बस में आ रहा है। तो यहां पर जो बेस होता है, कहां पर, न्यूक्लियोटाइड में, वो बेस कौन सा एटम कंटेन करता है, नाइट्रोजन, बाकी उसमें साइक्लिक चेन कार्बन का होता है। ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे कनेक्टेड रहते हैं उनको समझाने की कोशिश किया गया है। बेस होता है और बेस के साथ क्या होता है, शुगर। देख लो, पहले बेस लिखा हुआ है, बेस से फिर कौन अटैच है, शुगर। ये अरेंजमेंट बता रहा है, ध्यान रखना है। बेस है, बेस से शुगर है, और शुगर से कौन अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड। यहां पर हम लोग का O है, यहां पर P, डबल बॉन्ड O, O और यहां से H। बस में आ रहा है। तो ये आपका जो है बेस, शुगर, पहले बेस होता है, बेस से शुगर होता है, और शुगर से क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। बस में आ रहा है। आदमी का जो नेचर डिपेंड करता है, सुने हैं हम कि बेस पे डिपेंड करता है, किसी भी आदमी का जो नेचर होता है वो बेस जो होते हैं इनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। बस में आ रहा है। जैसे बेस है, मान लो कि हम ऐसा कुछ मान ले रहे हैं, ये बेस हो गया, ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस मान लो ये आपका बेस हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई बेस है। बस में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेस ऐसे है तो आपका नेचर कुछ और है। आई बेस तनी मनी घूम गया तो आपका नेचर तनी घूम गया, नहीं तनी मनी और घूम गया तो आपका नेचर और घूम जाएगा। बस में आ रहा है। तो इसको कितने हम लोग एंगल पे घुमा सकते हैं, अनगिनत। नहीं तो देख लीजिए, दुनिया में अनगिनत व्यवहार के लोग हैं। बस में आ रहा है। तो इसमें जो रोटेशन होता है अलग अलग आदमी में, ये जो बेस होता है इसका रोटेशन अलग अलग होता है, अलग अलग आदमी में। अब क्या पता होता है कि नहीं, सुने हैं हम, बोलिए। आए, अच्छा H3PO3 होता है ना, सॉरी, H3PO3 होता है। इसको सिंगल बॉन्ड कर दिया, OH होगा, एक और H जुड़ेगा ना, क्योंकि इसका फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। तो इसमें आपको 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो देखो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा है, तभी तो शुगर से जुड़ा है। बस में आ रहा है। तो H3PO3 हम लोग का फॉर्मूला होता है। चलो, इसमें दिक्कत है। चलो, लिखा हुआ है, इसलिए एक न्यूक्लिक एसिड को दर्शाया जाता है। ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें हम लोग केयर करना है ध्यान से। देखो, अब एक बात और ध्यान दो, यहां से हम लोगों का न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये जो बेस और शुगर होता है, नहीं, ये जो बेस और शुगर होता है इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। मेरा बात ध्यान समझना है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो नाम का अंतर है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, सब बोल रहा है कि एक ही टाइप का लग रहा है, बस में रहा है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है? शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें जो बेस और शुगर वाला पोर्शन है, इसको एक और नाम दिया गया, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल रहा है उसको? न्यूक्लियोसाइड। तो याद रखिएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में कोई पूछे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसाइड रहता है और एक फॉस्फोरिक एसिड रहता है, बस में आ रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट ध्यान दो। हम लोगों का यहाँ पर हम लिखते हैं बेस, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? शुगर। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? फॉस्फोरिक एसिड लिख रहे हैं ना जी। यहाँ पर आप फॉस्फोरिक एसिड O P डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? OH। तो फिर यहाँ पर O को हम फ्री कर दिए नहीं, और यहाँ से हम फिर जोड़ सकते हैं शुगर, यहाँ से बेस नहीं, आई शुगर से क्या जुड़ा हुआ है? फिर से फॉस्फोरिक एसिड O P नहीं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लोग का OH, फिर यहाँ पर O, अब फिर इसे जुड़ेगा तो जुड़ा जा सकता है कि नहीं? जुड़ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, ये हम लोगों का तीनों को मिलाएं, ये अगर हम इन सबको मिलाएं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है नहीं, फिर एक न्यूक्लियोटाइड से देखो फिर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, जुड़ सकता है कि नहीं? तो ऐसा ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। तभी आपका क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखना है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा जुड़ता है नहीं, तो इस लिंकेज का खास नाम होता है शायद फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। एक बार पढ़ लीजिएगा, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, न्यूक्लियोटाइड जिस आबंध से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बंधन कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना में दिक्कत है? चलो, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड द्वारा होता है। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कह रहा है? बेस और शुगर को। ये वाला पोर्शन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। आगे बढ़ सकते हैं, बस खाली खाली पॉइंट हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे आ जाओ। यहां से फिगर भी बनाया गया है, उस फिगर को थोड़ा सा हम लोग बना के देख लेते हैं। एक फिगर जो बनाया गया है उसको थोड़ा सा हम देख लें। देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, कुछ ऐसे लगा हुआ है, इस तरह का हम लोग का है। यहाँ पर ऊपर बेस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका है H और यहाँ पर क्या है? OH। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका देखिएगा तो यहाँ पर है आपका H, यहाँ पर है आपका OH, फिर यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर आपका है H और यहाँ पर आपका है C2H5OH, C2H5OH, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ नंबरिंग भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नंबरिंग किया गया उस नंबरिंग को ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डैश, यहाँ पर देखिएगा तो लिखा होगा 2 डैश होगा, यहाँ पर आपका आएगा 3 डैश, यहाँ पर आएगा आपको 4 डैश, ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5 डैश। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको केयर कीजिए। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? बेस। ये क्या है? बेस। और ये जो हम लोग सर्कुलर रिंग फॉर्म बनाए हुए हैं, ये सर्कुलर रिंग, ये क्या है आपका? शुगर। ये क्या है आपका? शुगर, ध्यान रखना है। नहीं, अब इसी से आपका जुड़ेगा कौन? फॉस्फोरिक एसिड। बस में रहा है। तो ये जो हम एक फोटो बनाए हैं, ये किसका फोटो है? न्यूक्लियोसाइड का, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, सिर्फ क्या लगाए हैं? बेस और शुगर। तो बेस और शुगर को बनाएंगे तो क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। आईसी न्यूक्लियोसाइड में जब क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा नहीं, तो ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। बोलिए, दिक्कत है? नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम लोग को बताया गया कि ये बेस हो गया और ये शुगर हो गया। अब दूसरा बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 काहे नहीं लिखा? नहीं, डैश डैश काहे लगा दिया है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बेस लिखा हुआ है, इस बेस का भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे बेस में हम लोग अगर देखें तो मान लो अभी हम ऐसी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे बेस का मान लो नाइट्रोजन युक्त बेस है कोई आपका, ऐसे
नहीं, तो ये जो 1 2 नंबरिंग होगा वो इसमें होगा, ध्यान रखना है। मान लो इसमें नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से इसमें नंबरिंग होगा, तो इसका नंबरिंग अलग होना चाहिए ना। अब इसमें भी 1 2 3 4 5 करेंगे तो ये मैचिंग कर जाएगा कि नहीं करेगा? नहीं, तो इसके मैचिंग को अलग करने के लिए इसमें किया गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। बस में रहा है। तो हमको ध्यान रखना है कि बेस में नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, और जो शुगर होता है उसमें नंबरिंग होता है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ताकि दोनों का नंबरिंग क्या दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, इसलिए ऐसा नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां से हम लोग को देखा जाए तो बताया गया है कि हम लोगों का न्यूक्लियोसाइड है, ये आपका एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, और इसी के साथ कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। देख लो वही बनाया गया है, आप देख सकते हो। लिखा हुआ है कि यहाँ न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से पढ़ो, यहाँ न्यूक्लियोसाइड के C5 डैश कार्बन, नहीं C5 डैश OH आबॉन टूटता है तथा फॉस्फोरिक एसिड H+ प्रदान करता है, जिसके कारण से H2 का विलोपन तथा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। यानी कि ध्यान से समझना है कि जो आप न्यूक्लियोसाइड यहाँ बनाए हुए हो, नहीं तो न्यूक्लियोसाइड से क्या बनाना है आपको, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब इससे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड कहाँ से जुड़ेगा, तो C5 डैश का जो OH है इसको हटा दीजिए, नहीं आप फॉस्फोरिक एसिड में क्या हटा दीजिए, H हटा दीजिए, तो वाटर निकलेगा नहीं। इसका ये आपका हो गया। अब इसका रिएक्शन मान लो फॉस्फोरिक एसिड HOP डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लोग का सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और H, ये दिया हुआ है। नहीं तो अगर आप चाहते हो, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये फॉस्फोरिक एसिड है, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। कैसे मिलाना है, तो यहाँ से हम लोगों को H को हटाना है और यहाँ से OH को हटाना है, नहीं, और इस C5 डैश वाला जो कार्बन है वही जुड़े किससे, ऑक्सीजन से। नहीं तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल, नहीं कि हम लोगों का फॉस्फोरिक एसिड जो जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड जो शुगर से जुड़ता है, तो वो शुगर के किस कार्बन से जुड़ता है, C5 डैश कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, रियल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड का रियल स्ट्रक्चर नीचे बनाया गया है, दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप देख सकते हो रियल स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसको ध्यान से देख लो। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हम शुगर बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, शुगर हम लोग बना रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है OH, फिर यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर OH, इस तरह से बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका H है, फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर आपका H है, और यहाँ पर आप आ जाइए तो CH2 है, CH2, इधर आपका कौन जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा ना, इधर हम लोग का O से जुड़ेगा, OP डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर बॉन्ड खाली छोड़ दीजिए, और भी यहाँ जुड़ सकता है। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका क्या है बेस, तो बेस में देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है, और नाइट्रोजन के बाद फिगर ऐसे बनाया गया है, ध्यान से देखिए, ये हम लोग का साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में है इस तरह से, और इसी पर जुड़ा हुआ है NH2 जुड़ा हुआ है, और फिर हम लोगों का डबल बॉन्ड एक यहाँ है, डबल बॉन्ड एक यहाँ है, इस तरह से। फिर इस कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये जो बेस आपको दिख रहा है ये आपका हो गया। मेरी बात समझ आ रही है ना। नहीं तो इस तरह से हम लोग का कुछ फिगर होता है किसका, एक न्यूक्लियोटाइड का, समझ में आ रहा है, ये एगो न्यूक्लियोटाइड है। अब ऐसा कएगो न्यूक्लियोटाइड मिलता है तब हम लोग का न्यूक्लिक एसिड बनता है, बस में रहा है, और उसी न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है DNA और RNA। चलिए, बड़ा भयंकर है, समझ रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित शुगर का C5 डैश दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के C3 डैश से जुड़ता है। चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, तो ये कार्बन आप याद कर सकते हैं, जिसके कारण ही न्यूक्लिक एसिड बनता है। चलिए आगे बढ़िए। न्यूक्लिक अम्ल को पोलीन्यूक्लिक, तो फिर से वही आगे लग रहा है, वो पेज वही है लग रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है, न्यूक्लियोटाइड वही सब आ गया है फिर से, ये सब वही है, आगे आ जाइए। चलिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, DNA और RNA। DNA या RNA का पूर्ण जल अपघटन करने पर 3 यौगिक प्राप्त होते हैं। मेरा बात ध्यान सुनिए, DNA और RNA जो हैं, इनका अगर हम लोग जल अपघटन करेंगे, नहीं तो जल अपघटन करने पर 3 यौगिक प्राप्त होंगे, कौन कौन, बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसी से तो बने हुए हैं ना।
ध्यान रखना है। तो वही तो बोल रहा है, हम लोग को डीएनए आरएनए को जल अपघटित जब करते हैं, यानी जल में जब उसको डालते हैं तो वो विघटित हो जाते हैं, और विघटित होके हम लोग कितने तरह का कंपाउंड देंगे? 3 तरह का। कौन कौन कंपाउंड? तो एगो देंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब 5 मेंबर का रिंग वाला हम लोगों का शुगर। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग है नहीं, तो इसी को पेंटोज शुगर कह रहा है। तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन रखने वाला एक साइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन रखने वाला एक साइक्लिक कंपाउंड जो कि बेस है, और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। तो डीएनए और आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड ही है ना भाई, बस में आ रहा है, तो उसी से तो बने हुए हैं। न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है? इन्हीं तीनों से बना हुआ है। तो डीएनए आरएनए को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये 3 कंपाउंड मिलेगा। चलो अब लिखा हुआ है पेंटोज शुगर, नहीं ध्यान से पढ़ा जाए। डीएनए में जो शुगर होता है इसका नाम दिया हुआ है, डीएनए में बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर उपस्थित रहता है। डीएनए में कौन शुगर रहता है? यहां जो शुगर है उसका नाम लिखा हुआ है, याद रखना है, क्योंकि ये सब ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बायोमोलिकुल्स की बात करें तो एक प्रोटीन से क्वेश्चन आता है और एक न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डीएनए में बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर उपस्थित रहता है, याद रहेगा। जबकि आरएनए में बीटा डी राइबोज शुगर उपस्थित रहता है। देख रहे हैं दोनों के नाम में खाली अंतर क्या है? उसमें डीऑक्सी है, इसमें डीऑक्सी गायब है। उसमें 2 डीऑक्सी लगा हुआ है, इसमें 2 डीऑक्सी नहीं लगा हुआ है, याद रहेगा। चलिए आगे आइए, दोनों का फोटो ध्यान से देखिए, दोनों का फोटो ध्यान देखिए। बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज को देखिए, 2 नंबर कार्बन पर, ऊपर भी एच नीचे भी एच है। अब वही देखिए बीटा डी राइबोज को देखिए, 2 नंबर कार्बन पर एच है और ओ एच है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। फिगर दिखाई दे रहा है? उसको देखिए वो डूब गया है उसी में, दिखाई दे रहा है? तो तुम पूरा एकदम गहराई में घुस गया है, दिक्कत है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, बेस ध्यान सुनिए। बेस, डीएनए में 4 प्रकार के बेस उपस्थित रहते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के बेस, कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। चलिए आरएनए में भी 4 प्रकार के बेस रखता है। शुरू के 3 बेस डीएनए के बेस की तरह होते हैं, लेकिन चौथा बेस का नाम यूरेसिल होता है, बस में है, यानी इसमें एक चौथा बेस जो है बस अलग होता है। बाकी 3 जो शुरू का इसमें है वही 3 का आरएनए में भी होता है। आप सबका फोटो दिया हुआ है, तो आप लोग तेज हैं, फोटो देख सकते हैं। अब अगला इसमें दिया हुआ है डीएनए अंगुली छापन, ठीक है, ध्यान सुनिए। डीएनए अंगुली छापन क्या है? ठीक है, चलिए खत्म है, नहीं तो खाली पढ़ लीजिएगा। हाँ बस हम समझा देते हैं सही कुछ। देखिए एक लिखा हुआ है इसमें साधारण अंगुली छापन, नहीं तो साधारण अंगुली छापन का मतलब ये हुआ जो हम लोग के उंगली पर नहीं एक खास प्रकार का फिंगरप्रिंट नहीं हम लोग कहते हैं, तो इसको साधारण उंगली छापन कहते हैं, जिसको आप बदल सकते हैं ऑपरेशन के द्वारा, आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं इस उंगली छापन को। और एक और डीएनए उंगली छापन है, नहीं तो डीएनए उंगली छापन कहाँ रहता है? बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोजोम के अंदर, और क्रोमोजोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए, इसको बदल नहीं सकते हैं, बस में आ रहा है ना। तो वही इसने बताया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक को बदल सकते हैं, एक को नहीं बदल सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। डीएनए उंगली छापन का क्या उपयोग है? नहीं तो क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए, किसी का बच्चा खो गया है, नहीं तो उस बच्चे को पहचानने के लिए इसके माता पिता कौन है, ये सब क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। चलिए तो बायोमोलिकुल्स खत्म। अब कल से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। चलिए तो वो छोटा चैप्टर है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद पी ब्लॉक, हाँ उसके बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तो नहीं, आराम आराम से पढ़ा जाएगा। हैं क्या बोल रहे हैं? क्या ऑफलाइन ऑनलाइन? अभी तो क्लास चल रहा है ना भाई, क्लास चल रहा है। आप लोग आने में दिक्कत हो रहा है क्या? तो दिक्कत 2 महीना आएंगे तो आइए, हमको तो ऐसा हूँ आना है, 11th पढ़ाने तो आना ही है, तो आप लोगों को पढ़ाएंगे, रोज मुलाकात, तो ठीक है ना, है बस में आ रहा है, तो आइए आराम से, जब तक आ सकते हैं आइए। हम लोग का ये अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है ना, वो छोटा चैप्टर है, दवाई वाई का नाम है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग का पी ब्लॉक पढ़ेगा, तो पी ब्लॉक को थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, नहीं तो उसको पढ़ते रहेंगे, आराम से खत्म हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं है।